ये थिंक एंड ग्रो का सेकंड चैप्टर है, इसका नाम है इच्छा। और इसमें लेखक ने 6 स्टेप्स भी दिए हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और इनको मैं वीडियो के बीच में डाल देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे भी आपके फ़ोन में बहुत सारे स्क्रीनशॉट होंगे, उन पे काम किया ना हो किया हो, लेकिन आप इस पे ज़रूर कम कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक रहेगा आपके जीवन में। इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु, धनवान होने की तरफ ये पहला कदम है आपका। जब एडविन सीबर्न्स 30 से अधिक साल पहले ऑरेंज न्यू जर्सी में मॉल गाड़ी से उतरे, भले ही वे एक भिखमंगे के समान दिखाई देते हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार एक राजा जैसे थे। जब उन्होंने रेल की पटरी से थॉमस एडिसन के ऑफिस जाने का रास्ता पकड़ा तो उनका दिमाग काम में लगा हुआ था। और जब उन्होंने अपने आप को एडिसन के सामने देखा, उन्होंने अपने आप को श्रीमान एडिसन से अपने जीवन के जुनून के उपयोग का एक अवसर देने का अनुरोध करते हुए सुना। महान आविष्कार का व्यापार साझेदारी बनने की एक धधकती हुई इच्छा। यहाँ पे एडविन सीबर्न्स गए थे थॉमस एडिसन से मिलने के लिए, लेकिन वो सिर्फ मिलने के लिए नहीं गए थे, वो एक उनका बिजनेस पार्टनर बनने के लिए गए थे। उनकी वहाँ पे नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं थी। बर्न्स की इच्छा एक उम्मीद भर नहीं थी, यह एक कामना भर नहीं थी, यह एक तीक्ष्ण धड़कती हुई इच्छा थी जो बाकी सब कुछ को पार कर चुकी थी। यह सुनिश्चित थी। जब उन्होंने एडिसन का दरवाज़ा खटखटाया तो यह इच्छा नहीं थी, यह बर्न्स पर एक लंबे समय से हावी इच्छा थी। शुरुआत में जब यह इच्छा पहली बार उनके दिमाग में प्रकट हुई तो हो सकता है कि तब शायद केवल एक इच्छा थी, लेकिन जब वे इसके साथ एडिसन के सामने पेश हुए तब यह कोई मात्र इच्छा नहीं थी। कुछ साल बाद एडविन सीबर्न्स एक बार फिर एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे जहां उन्होंने पहली बार आविष्कार से मुलाकात की थी। उनकी इच्छा इस बार वास्तविकता में बदल चुकी थी। वे एडिसन के साथ व्यापार में थे। उनके जीवन पर हावी होने वाला सपना एक वास्तविक बन गया था, वो एक रियलिटी बन गया था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं वे उन्हें उन जीवन में मिले ब्रेक की वजह से उनसे जलते भी हैं, क्योंकि वे सफलता की वजह की जांच किए बिना मुसीबत के सामने, बिना समय को उनकी जीत के सामने के दिनों में देखते हैं। बर्न्स सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक सुनिश्चित लक्ष्य चुना था। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने प्रयास, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया था। वे पहले ही दिन एडिसन के बिजनेस पार्टनर नहीं बन गए थे, वे एक सेवक के रूप में काम शुरू किया उन्होंने, जब उन्हें यह पोषित लक्ष्य की ओर एक कदम उठाने का एक अवसर प्रदान करता है। वे जिस अवसर की तलाश में थे उसके उपस्थित होने से पहले 5 साल बीत गए थे। उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण नहीं थी कि उनकी इच्छा प्राप्ति का उनसे एक भी वादा नहीं किया गया था। खुद को छोड़कर सभी को वे एडिसन के व्यापार चक्कर में एक दांते की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके मन में बहुत पहले के उसी दिन से जब वे पहली बार वहाँ काम करने आए थे, वे समय के हर मिनट एडिसन के बिजनेस पार्टनर थे। यह निश्चित इच्छा शक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। बर्न्स ने अपने लक्ष्य को जीता क्योंकि वे और कुछ जो करना चाहते थे उनकी तुलना में मिस्टर एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने की इच्छा अधिक थी। उन्होंने एक योजना बनाई जिसके द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त करना था, लेकिन उन्होंने अपने पीछे के सभी पुलों को जला दिया। वे अपनी इच्छा से खड़े थे जब तक कि यह उनके जीवन का एक हावी जुनून और अंत में एक तथ्य न बन गया। जब वे ऑरेंज, उन्होंने खुद से यह नहीं कहा था कि मैं एडिसन को अपने लिए एक सुविधाजनक नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें नोटिस दूंगा कि मैं उनके साथ बिजनेस करने के लिए आया हूं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं कुछ महीने वहाँ काम करूंगा और यदि मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता तो मैं वहाँ नौकरी छोड़ दूंगा और दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि एडिसन के संगठन में मैं जो पाना चाहता हूँ उसमें असफल होने की स्थिति में मैं एक और अवसर के लिए अपनी आंखें खुली रखूँगा। उन्होंने कहा था इस दुनिया में बस एक ही चीज़ है जिसे पाना मैंने निर्धारित किया है, और वह है थॉमस एडिसन के साथ एक बिजनेस पार्टनर। मैं अपने पीछे लौटने के सभी पुलों को जला दूंगा और अपने भविष्य में
को जो मैं चाहता हूँ उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। उन्होंने अपने पीछे हटने का कोई संभव तरीका नहीं छोड़ा था। उन्हें जीतना या फिर नष्ट होना जाना ही समझा। वो एक ऐसी इच्छा लेके गए थे कि पहले उन्होंने अपने मन में ये इच्छा जगा ली थी कि बस मैं बिजनेस पार्टनर बनूंगा तो मिस्टर एडिसन का ही बनूंगा, और उसके लिए उन्होंने 5 साल लगा दिए, या फिर जैसे भी इसमें बताया गया है कि उन्होंने पूरी मेहनत की और बिना एक भी दिन गवाए उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं वहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। वो एक शुरू से ही ये सोच के चले थे कि मैं तो इनकी बिजनेस पार्टनर बन रहा हूँ, और जो पीछे उन्होंने अपने सारे ऑप्शन बंद कर दिए थे। और उनको ये भी नहीं था कि भाई अगर यहाँ बिजनेस मतलब काम नहीं बना या नौकरी नहीं लगी तो मैं कहीं और चला जाऊँगा। सफलता की वंश की कहानी के पीछे यही सब कुछ है। बहुत समय पहले एक महान योद्धा को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था जिसने उसके लिए एक निर्णय करना आवश्यक बना दिया, जो युद्ध के मैदान में उसकी सफलता सुनिश्चित करता। वह अपनी सेनाओं को एक ऐसे शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भेजने जा रहा था जिसके सैनिकों की संख्या अपने से कहीं अधिक थी। वो जो जहाँ पे भी जाता तो जैसे ही अपने सैनिकों को वहाँ पे उतार देता और फिर पीछे से अपने जो समुद्र के वो लेके आए हुए थे अपने जहाज, उनको जला देते थे ताकि पीछे कोई बैकअप ना बचे, और सभी लोग अपने इच्छा से इतनी ताकत से लड़ेगी ताकि वो जीत जाएं। शिकागो में एक बड़ी आग लगने के बाद की सुबह कुछ व्यापारियों का समूह एक अपनी दुकान से उठते हुए धधकते हुए धुएं को देखते हुए स्टेट स्ट्रीट पर खड़ा था। वे तय करने के लिए कि क्या उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है शिकागो छोड़ देंगे। देश के एक और अधिक आशाजनक हिस्से में शुरुआत करेंगे। वे एक सम्मेलन में गए, एक को छोड़कर वे सभी शिकागो छोड़ने के लिए निर्णय पहुंच गए। वह व्यापारी जिसने वहीं रहने का और पुनः अपना ऑफिस बनाने का फैसला किया, अपनी दुकान के अवशेष की तरफ उंगली से इशारा किया और कहा, सज्जनों, उस स्थान पर मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान का निर्माण करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी बार जल जाती है। यह 50 से अधिक साल पहले हुआ था। दुकान बन गई थी। आज यह भी दुकान खड़ी है, मन की उस अवस्था की शक्ति की एक विशाल स्मारक के रूप में, जिसे एक धधकती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। मार्शल फील्ड के लिए करने में आसान वास्तव में वही होता है जो उसके साथी व्यापारियों ने किया। जब जाना मुश्किल था और भविष्य निराशाजनक दिख रहा था तो वे वहां चले गए जहां जाना आसान लग रहा था। मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच इस अंतर को अच्छी तरह से चिन्हित कर ले, क्योंकि यही एक अंतर जो एडविन सी बर्न्स के एडिसन के संगठन में काम करने वाले अन्य हजारों युवकों से अलग करता है। यही वह अंतर है जो व्यवहारिक रूप से उन सभी को जो सफल होते हैं उन लोगों से अलग करता है जो असफल होते हैं। हर इंसान जो पैसे के प्रयोजन की समझ की उम्र तक पहुंचता है इसको चाहता है। कामना धन नहीं लाएगी, बल्कि मन की एक अवस्था के साथ धन की कामना एक जुनून बन जाती है। तब निश्चित तरीके की योजना बनाना और धन प्राप्त करने के साधनों और उनकी योजनाओं को ऐसी दृढ़ता के साथ समर्थन जो विफलता को नहीं पहचानता, धन कहलाएगा। यह विधि यहाँ दी गई है 6 विधि, और ये स्टेप है, यहाँ पे 6 स्टेप दिए गए हैं। मैं उनको 1 बाय 1 करके पढ़ रहा हूँ। अब आप अपने मन में एक इच्छित पैसे की सटीक मात्रा तय करें। मैं बहुत पैसा चाहता हूँ, यह केवल कहना पर्याप्त नहीं है। इसे राशि के रूप में निश्चित करें। ये वो स्टेप हैं जिन्होंने इच्छा हमारी कैसे काम करती है प्रैक्टिकल रूप में। उन्होंने इसके 6 स्टेप बनाए हैं और वो 6 स्टेप का मैं विवरण कर रहा हूँ। अब स्टेप नंबर 1, आप अपने मन में एक इच्छित पैसे को सटीक मात्रा में तय करें। हम सोचते हैं कि मैं बहुत चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता कि एक स्पेशल अमाउंट लिखनी पड़ेगी हमें। और दूसरा है, आप इच्छित पैसे के बदले में वास्तव क्या देने का इरादा करते हैं, यह निर्धारित करें। कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई वास्तविकता नहीं होती। और तीसरा पॉइंट है इसमें, एक निश्चित तारीख निर्धारित करें। जब आप इच्छित पैसे पाने का इरादा रखते हैं तो कोई डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी हमें। 4th है इसमें, अपनी इच्छा करने की एक निश्चित योजना बनाएं और इसके बारे में काम शुरू करें।
चाहे आप इस योजना को कार्रवाई में डाल देने की तैयार हो या ना हो। और फिफ्थ स्टेप है इसमें, जब आप पैसे की राशि जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपने अमाउंट डिसाइड की है, उसका एक संक्षिप्त बयान स्पष्ट रूप से लिखें। उसके अधिकरण के समय सीमा को नाम दें। पैसे के बदले में देने के लिए आपका क्या इरादा है बताएं और इस योजना को स्पष्ट रूप से विवरण करें माध्यम से जमा करने का चाहते हैं। और इसमें सिक्स्थ स्टेप ये है कि अपना लिखित बयान हर दिन में जो भी आपने लिखा है उसको दिन में 2 बार समय पढ़ें। एक बार रात में सोने से ठीक पहले और एक बार फिर सुबह जागने के बाद। जब आप इसे पढ़े तो देखें और महसूस करें और अपने आप पर विश्वास करें कि पैसे पहले से ही आपके कब्जे में हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 चरणों में वर्णित निर्देशों का पालन करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप 6ठे अनुच्छेद में लिखे निर्देश का निरीक्षण और अनुसरण करें। जब आप शिकायत करते हैं कि पैसे को अपने कब्जे में कैसे देखें, इससे पहले कि यह वास्तव में आपके पास हो, आपके लिए यह असंभव होगा। यह वही जगह है जहां एक धधकती हुई इच्छा आपकी मदद के लिए आएगी। यदि आप वास्तव में इतनी उत्सुकता से पैसे की इच्छा रखते हैं कि आपकी इच्छा एक जुनून बन जाती है, तो अपने आप को यह समझाने में कि आपको कोई कठिनाई तो नहीं होगी कि आप इसे हासिल करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि भाई मैंने जितनी अमाउंट मैंने लिखी है वो हो गया नहीं हो, सोचने से ही कैसे हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर हम डेली उसको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हम क्या उसे ऑब्जर्व करने से हमें पता चलेगा कि भाई क्या वो हमारी इच्छा वास्तव में थी या उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं। जैसे हम कुछ भी अमाउंट हो सकती है, या फिर कोई हम गाड़ी चाहते हैं, या फिर 1 करोड़ रुपये 1 साल में चाहते हैं, तो ऐसे तो ये लगेगा कि यार सोचने से कैसे होगा, मैं डेली सोचता रहूँगा तो कैसे होगा। लेकिन वास्तव में हमें फिर पता लगेगा कि हमारी इच्छा वो वास्तव में महत्वपूर्ण थी या नहीं। केवल वे लोग जो धन सचेत बन गए हैं हमेशा भारी मात्रा में धन जमा करते हैं। धन सचेत का मतलब है मन की इच्छा से इतनी अच्छी तरह संतृप्त हो जाना कि व्यक्ति देख सकता है कि उसके पहले से ही उसके पास पैसे कब्जे में हैं। आगे यह जानने में भी मदद कर सकता है कि यह सिफारिश किए गए 6 चरणों की स्वर्गीय थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा ध्यान से छानबीन की गई थी, जिन्होंने न केवल धन के संचय के लिए आवश्यक बल्कि किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक कदम होने के रूप में उन पर अपने अनुमोदन की मोहर लगाई। ये कदम कठिन परिश्रम की मांग नहीं करते, बल्कि ये किसी बलिदान की मांग नहीं करते। इनके लिए किसी की उपासजनक या विश्वसनीय बनने की आवश्यकता नहीं है। इनको लागू करने के लिए भारी भरकम मात्रा में शिक्षा की मांग नहीं है, लेकिन इन 6 चरणों के सफल अनुप्रयोग किसी व्यक्ति को यह देखने में समझने के पर्याप्त कल्पना की मांग करता है कि धन का संचय एक मौके, अच्छी किस्मत और भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। लोगों को पता होना चाहिए कि वे सभी जिन्होंने एक भाग्य पाया है, उन्होंने धन हासिल करने से पहले एक निश्चित मात्रा में वासना, कामना, सपना देखना, उम्मीद करना और नियोजन का एक निर्णय किया है। आप ठीक यही जानते भी हो सकते हैं कि आपको कभी भी बड़ी मात्रा में धन प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि आप धन की तीव्र इच्छा में अपने आप काम नहीं कर सकते और वास्तव में विश्वास नहीं कर सकते कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमें दिल से विश्वास नहीं होगा कि हम इसे को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर वो ऐसे सोचने से नहीं हो पाएगा। हमें जो धन की इस दौड़ में शामिल है, यह जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि यह बदली हुई दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। नए विचारों, काम करने के नए तरीकों, नए नेताओं और नए आविष्कार, शिक्षण के नए तरीकों, विपणन के नए तरीके और नई पुस्तकें, नए साहित्य, रेडियो के लिए नई सुविधाएं और चलचित्र के लिए नए विचारों की मांग करती है। नए और बेहतर काम करने के लिए इन सभी मांगों के पीछे एक गुणवत्ता है जो किसी के पास जीत के लिए अवश्य होनी चाहिए, और वह उद्देश्य की निश्चितता। हमारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं। अगर हमारा लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं होगा तो हमारी इच्छा काम नहीं करेगी। व्यापार मंदी एक युग की मौत और एक अन्य का जन्म चिन्हित करती है। इस बदली हुई इच्छा को व्यवहारिक स्वपनदर्शियों की आवश्यकता है जो कर सकते हैं और अपने सपनों की कार्रवाई में लगा देंगे। हम जिनकी धन जमा करने की इच्छा है
उनको याद रखना चाहिए कि दुनिया के असली नेता हमेशा वे लोग रहे हैं जिन्होंने अजन्मे ऐश्वर्य के अमूर्त अनदेखी शक्तियों का दोहन किया, व्यवहारिक उपयोग में लाए और उन्होंने शक्तियों के गगनचुंबी इमारतें, शहरों, कारखानों, हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल और सुविधा के हर ऐसे रूप में बदल दिया जो जीवन के अधिक सुखद बनाता है। धन का अपना हिस्सा प्राप्त करने की योजना में किसी को भी स्वप्नदर्शी की खिल्ली उड़ाने के लिए आपको प्रभावित न करने दें। इस बदली हुई दुनिया में बड़ा दांव जीतने के लिए आपको अतीत के महान अग्रदूतों की भावना को पकड़ना होगा, जिनके सपनों ने सभ्यता को वह सब कुछ दिया जो मूल्यवान है। आत्मा जो हमारे अपने देश के जीवन रक्त के रूप में कार्य करती है, हमारी प्रतिभा का विकास और विपणन के लिए आपका और मेरा अवसर। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोलंबस ने एक अज्ञात दुनिया का सपना देखा था और एक ऐसी दुनिया के अस्तित्व का पर अपना जीवन दांव पर लगा दिया और इसका पता लगाया। महान खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने दुनिया की बहुलता का सपना देखा और उनका पता लगाया। उनके विजय प्राप्त करने के लिए उन बाद किसी ने अव्यवहारिक के रूप में उनकी निंदा नहीं की। सफलता को किसी अफसोस की आवश्यकता नहीं है। असफलता अनितर उपस्थिति की अनुमति नहीं देती। यदि आप जो चीज करने की इच्छा रखते हैं वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं तो आगे बढ़ें और उसे कर डालें। अपने सपने को आर पार डाल दें और अगर आपका अस्थायी हार से सामना भी हो तो कभी भी ध्यान न दें कि वे क्या कहते हैं। वे शायद नहीं जानते कि प्रत्येक असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। प्रत्येक असफलता अपने साथ एक समान रूप से सफलता का भी बीज लाती है। हर एक असफलता। गरीब और अशिक्षित हेनरी फोर्ड ने बिना घोड़ा गाड़ी एक गाड़ी का सपना देखा था। सहायक मौके का इंतजार किए बिना उनके पास जो भी उपकरण थे वे उन्हीं के साथ काम करने में लग गए थे। अब उनके सामने सपने का सबूत पूरी पृथ्वी को कसे हुए है। उन्होंने किसी भी आदमी को कभी नहीं रहते थे उनसे किसी अधिक पहिए से संचालन में डाल दिया, क्योंकि वे अपने सपनों को मदद करने में डरते नहीं थे। राइट बंधुओं ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा था जो हवा में उड़ जाएगी। अब आप उसके सबूत सारी दुनिया में देख सकते हैं और उन्होंने सही सपना देखा था। हवाई जहाज भी हम किसी की सपना ही था, किसी की इच्छा ही थी कि उन्होंने भाई उड़ सकते हैं हम, और फिर उन्होंने जहाज का निर्माण किया और सभी आज देख सकते हैं कितने जहाज उड़ते हैं आजकल। दुनिया नई खोज की आदी हो गई है, बल्कि दुनिया नई खोजों की आदी हो गई है, बल्कि इसने उन स्वप्नदर्शियों को पुरस्कृत करने की इच्छा दिखाई है जो दुनिया को एक नया विचार देते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। सबसे पहले और थोड़े समय के लिए सिर्फ एक सपना ही था। बरगद का पेड़ अपने बीज में सोता है, पक्षी अंडे में इंतजार करते हैं और एक जागृत दूत आत्मा की सर्वोच्च दृष्टि में कैद रहता है। सपने हकीकत की पौध हैं। दुनिया अवसरों की बहुत है। आज से दुनिया में बहुत सारे अवसर होते हैं और बनने और करने की इच्छा एक तीव्र इच्छा शुरुआती बिंदु है, जहां से स्वप्नदर्शी को उड़ान भरनी चाहिए। अपने उदासीनता, आलस्य और महत्वाकांक्षा को छोड़ देना चाहिए। दुनिया अब सपने देखने वालों का मखौल नहीं उड़ाती और न ही उसे अव्यवहारिक कहती है। यदि आपको लगता है कि यह ऐसा करती है तो टेनेसी का एक दौरा कीजिए और इसकी गवाही दीजिए कि एक सपने देखने वाले राष्ट्रपति ने अमेरिका की महान जल शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे काम में लाने की राह में क्या किया। बहुत वर्ष पहले इस तरह का सपना पागलपन की तरह ही लगता था। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ ग्रामीण लड़का था। वह गरीबी से शापित था और इसके साथ साथ वह एक शराबी के रूप में बड़ा हुआ था। दुनिया
उसके रहने के कारण एक बेहतर जगह बन गई थी, क्योंकि उसने कविता में सुंदर विचारों को पिरोया था। इस तरह उसने एक कांटा तोड़ा और उसकी जगह एक गुलाब लगा दिया था। बुकर टी वाशिंगटन जाति और रंग से विकलांग गुलामी में पैदा हुए थे, क्योंकि वे सहिष्णु थे, सभी विषयों पर उनके विचार खुले थे और एक स्वपनदर्शी इंसान थे। उन्होंने एक पूरी नस्ल सदा के लिए अपनी अच्छी छाप छोड़ दी। अगले अध्याय पर जाने से पहले हम अपने मन में नए सिरे से आशा की रोशनी, विश्वास और साहस से जागृत करें। यदि आपके दिमाग की ये स्थितियाँ सिद्धांतों पर कार्य करने का ज्ञान है, तो बाकी और सभी आपको इच्छा चाहिए जब आप इसके लिए तैयार होंगे। हर कहावत, हर किताब, हर पर्याय जो सहायता और आराम के लिए आपसे संबंधित है, खुले या घुमावदार मार्ग से निश्चित रूप से घर आ जाएगा। हर दोस्त जो बहुत शानदार नहीं होगा, लेकिन उसकी आत्मा में महानता और करुणा होगी, तुम्हें अपने आलिंगन में संभाल कर रखेगा। एक चीज जो चाहने और उसे पाने के लिए तैयार होने से बचने के बीच अंतर होता है। कोई भी किसी भी चीज के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक उसे विश्वास ना हो कि वह इसे हासिल कर सकता है। मन की स्थिति विश्वास की होनी चाहिए और मात्र आशा या इच्छा नहीं। मन में विश्वास जरूर होना चाहिए, दृढ़, हाँ कि मैं इसको कर सकता हूँ और मुझे इसमें कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो XYZ कोई भी काम हो सकता है, बुक पढ़ना या फिर लिखना। कभी कभी लगता है कि मैं राइटर कैसे बनूंगा या फिर मैं कैसे साइंटिस्ट बनूंगा, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन उसमें थोड़ा उसमें विश्वास होना चाहिए कि भाई हाँ मैं ये तो कर सकता हूँ। इच्छा प्रकृति माँ को पराजित करती है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। इसका नाम है इच्छा प्रकृति माँ को पराजित करती है। इस अध्याय के लिए ये इसी सेकंड चैप्टर में ही है, ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है। इस अध्याय के लिए एक उपयुक्त शिखर के रूप में मैं सबसे असामान्य व्यक्ति हो जिन्हें आज तक मैंने जाना है, मैं से एक परिचय कराना चाहता हूँ। मैंने उसे पहली बार 24 साल पहले अपने उसके पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद देखा था। वह कानों के किसी भी शारीरिक लक्षण के बिना दुनिया में आया और डॉक्टर पर राय देने का दबाव डालने पर उसने स्वीकार किया कि शायद बच्चा जीवन भर के लिए बहरा और गूंगा हो सकता है। मैंने डॉक्टर की राय को चुनौती दी। मुझे ऐसा करने का अधिकार था, मैं बच्चे का पिता था। मैं भी एक निर्णय पर पहुंच गया और एक राय प्रदान की, लेकिन मैंने अपनी राय चुपचाप व्यक्त की अपने दिल की गोपनीयता में। मैंने फैसला किया कि मेरे बेटे को सुनना और बोलना होगा। प्रकृति एक बच्चे को कान के बिना भेज नहीं सकती, लेकिन प्रकृति मुझे पीड़ा की वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त नहीं कर सकती थी। मैं जानता था कि मेरे अपने मन में मेरा बेटा सुनेगा और बोलेगा। कैसे? मुझे विश्वास था कोई तरीका अवश्य होगा जो मैं जानता था कि मैं खोज लूँगा। मैं अमर इमर्सन के शब्दों के बारे में सोच रहा था। चीज़ों का पूरा पाठ्यक्रम में आस्था रखना सिखाता है, हमें केवल आज्ञा मानने की जरूरत है। हम में से प्रत्येक के लिए मार्गदर्शन है और धीरे से सुनकर हम यही शब्द सुन लेंगे। सही शब्द, इच्छा। किसी भी अन्य चीज से अधिक मैंने इच्छा की कि मेरे बेटे को एक बहरा गूंगा नहीं होना चाहिए। उस इच्छा से मैं कभी भी पीछे नहीं हटा और एक पल के लिए भी नहीं। कई साल पहले मैंने लिखा था कि हमारी एकमात्र सीमाएं वही हैं जो हम अपने मन में स्थापित कर सकते हैं। मैं इसके बारे में क्या कर सकता था? किसी तरह के कानों की सहायता के बिना उसके मस्तिष्क को ध्वनि संदेश पहुंचाने के साधन और तरीकों के लिए उस बच्चे के मन में अपनी तरह इच्छा का प्रत्यारोपण करने का रास्ता खोज लूँगा। जितनी जल्दी बच्चा सहयोग करने लायक बड़ा होता है, मैं उसके दिमाग को सुनने की तरह इच्छा से इस प्रकार पूरी तरह से भर देता हूँ और इसे भौतिक वास्तविकता में बदल देती है। जैसे ही वह बड़ा हुआ, अपने चारों ओर चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया उसने, और हमने देखा कि उसके पास थोड़ी मात्रा में सुनने की शक्ति भी आ चुकी थी। हमने एक विक्ट्रोला खरीदा। जब बच्चे ने पहली बार संगीत सुना, वह परम आनंद में चला गया और तुरंत मशीन को हथिया लिया। जल्दी उसने उसमें एक सुनिश्चित रिकॉर्ड की अपनी पसंदीदा प्रदर्शित की। टिप्पोरी का रास्ता लंबा है। एक अवसर पर विक्ट्रोला के सामने खड़ा होकर डिब्बे के किनारे के दांतों को जोर से पकड़कर वह हिस्सा 2 घंटे तक बार बार बजाया।
उसके द्वारा विक्ट्रोला का प्रयोग करने के बाद मैंने पाया कि जब उसके कर्णमूल या उसके माइंड में जो ऑटो से संपर्क करने की बात करता था वह मुझे काफ़ी स्पष्ट रूप से सुन सकता था। इन खोजों ने मेरे अधिकार में वह आवश्यक माध्यम दे दिया जिसके द्वारा मैंने अपने बेटे की सुनने और बोलने की क्षमता में तेरो इच्छा को वास्तविकता में बदलना शुरू कर दिया। यह निर्धारित करने के बाद कि वह मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन सकता है। मैंने उसको जो भी बताया उस पर उसने कोई सवाल नहीं किया। मैंने उस पर यह विचार थोप दिया कि उसके पास अपने बड़े भाई की तुलना में एक विशिष्ट बढ़त है और यह बढ़त कई मायनों में खुद को दर्शाएगी। उदाहरण के लिए स्कूल में शिक्षक जब देखेंगे कि उसके पास कान नहीं है तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे और इससे असाधारण दयालुता के साथ व्यवहार करेंगे। हम देख सकते थे कि धीरे धीरे बच्चे की सुनने की क्षमता में सुधार हो रहा था और इसके अलावा दुख के कारण इसके पास समय के प्रति सजग होने की थोड़ी सी प्रवृत्ति भी नहीं थी। अंत में उसने मामला अपने खुद के हाथों में ले लिया। एक दो बार जब उसे नौकरों के साथ घर पर छोड़ दिया गया था वह रसोई घर की खिड़की पर चढ़ा, हाथ पैरों के सहारे जमीन पर गया और अपने आप निकल पड़ा। उसने पड़ोस के मोची से कार्य पूंजी के लिए 6 सेंट उधार लिए, इसे अखबारों में निवेश किया और बेचा, पुनः निवेश किया और देर शाम तक दोहराता रहा। शेष निकालने और अपने बैंकर से उधार लिए 6 सेंट वापस करने के बाद उसे 42 सेंट का शुद्ध लाभ हुआ था। उस रात जब हम घर गए तो उसने अपने हाथों में कसकर पैसा पकड़े और अपने बिस्तर पर सोते हुए पाया। मैं विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा की शक्ति में विश्वास करता हूँ क्योंकि मैंने इस शक्ति को बहुत निचले स्तर से शुरुआत करने वाले लोगों को सत्ता और धन के शिखरों पर पहुँचते हुए देखा था। मैंने विपत्तिग्रस्त लोगों पर दबा हुआ खजाना लुटाते हुए देखा। मैंने इसे सैकड़ों अलग अलग तरीकों से पराजित हुए के देखा। मैंने इसे प्रकृति द्वारा कान के बिना ही दुनिया में भेजे हुए होने के बावजूद अपने ही बेटे को एक सामान्य सुखी सफल जीवन प्रदान करते देखा। एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति का दोहने उसे उपयोग कैसे कर सकता है, इसका इस किताब के आधार पर बाद में अध्यायों में माध्यम से जवाब दिया गया है। और ये चैप्टर नंबर 2 था और इसका नाम था इच्छा। और इच्छा को हम अपने स्पष्ट शब्दों में कैसे बयां कर सकते हैं, और आपने आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इस पे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।